Hello guys, this is the next lecture on group theory matrix representation. So basically ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्वर्जन सेंटर. सेकंड लेक्चर जो हुआ था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का जिसमें हमने पढ़ा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट सिग्मा यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है उसका हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था. आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस. तो इम्प्रॉपर एक्सिस हम पढ़ चुके हैं. इसका सिंबल जो होता है एसएन होता है. इसको एसएन सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इम्प्रॉपर एक्सिस इज इक्वल टू रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन होता है. रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन होता है. दैट मींस हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पहले रोटेशन और रोटेशन के बाद उसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे. परपेंडिकुलर रोटेशन और परपेंडिकुलर प्लेन लगाने के बाद ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाता है. हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. आई विल प्रोवाइडेड लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन सो यू कैन वॉच. सो दैट हमको अगर इसका मैट्रिक्स बनाना है तो हमको इसका मैट्रिक्स और इसका मैट्रिक्स पता होना चाहिए. तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो रोटेशन होता है, इफ वी आर टेकिंग एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज z, कि हम z एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहे हैं. सो हमने कल निकाला हुआ है cn z का जो मैट्रिक्स होता है दैट वाज cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1. ये हमने निकाला हुआ है. सो z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन हमको डालना है. z एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन अगर हमको ड्रॉ करना है, सो इफ वी आर कंसीडरिंग द थ्री एक्सिस x y and z which are mutually perpendicular to each other, so in that case if we are taking a z axis, so x and y will be perpendicular on this and we are taking perpendicular plane, so the perpendicular plane on z axis will be x or y, so we are taking a matrix of sigma xy plane. सिग्मा एक्स वाई प्लेन की हम मैट्रिक्स लेंगे. सिग्मा एक्स वाई प्लेन अगर आप ले रहे हो तो एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि प्लेन एक्स और वाई एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, बट जेड एक्सिस की रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी. और जेड एक्सिस की अगर रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन. सो जेड में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. ओके, सो ये हमारे पास हो गया cn का और ये हमारे पास हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैट्रिक्स. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, जो कंक्लूजन आएगा, जो पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इम्प्रॉपर एक्सिस को, क्योंकि इसमें से एक तो प्रॉपर यानी कि रोटेशन का है जबकि एक क्या परपेंडिकुलर प्लेन है. सो अगर मैं ये कंसीडर करता हूं कि यहां पे -1 ना होकर के प्लस का 1 था, इफ यू आर कंसीडरिंग देयर इज +1, सो दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है क्योंकि आइडेंटिटी ही में है. हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहता था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. और अगर आइडेंटिटी को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज निकल के आ जाती है. इफ वी आर मल्टीप्लाइंग 2 into 1, सो 1 इज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी. ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी अलग होती है. एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0, बट मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1 है. तो अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट विल बी 2. इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स से, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जैसा है वैसे ही आ जाएगा. दैट मींस ये जैसा रिजल्ट लिखा हुआ पूरा रिजल्ट वैसा लिख दिया. बट यहां पर +1 ना होकर के -1 है. तो मैट्रिक्स की इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि रो इनटू कॉलम करके जाना है. जैसा ही मैट्रिक्स है बस वैसे लिख दिया. यहां पे z नेगेटिव है तो यहां भी बस नेगेटिव साइन आ जाएगा. चाहो तो आप खोल के पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो बट रिजल्ट यही आएगा. सो अब अगर मुझे इसका करेक्टर लिखना है तो करेक्टर बेसिकली क्या होता है, करेक्टर इज द सम ऑफ मेन डायगोनल. मेन डायगोनल का सम होता है करेक्टर. सो अगर हम मेन डायगोनल लिखते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1. और अगर इसको सम कर दें तो 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस 1. तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, करेक्टर निकाल सकते हैं. बट इन दैट पर्टिकुलर केस हमको फिर से थीटा का एंगल पता होना चाहिए. अगेन थीटा का एंगल पता होना चाहिए. जैसे कि अगर आप S2 निकाल रहे हो तो S2 बेसिकली अपने आप में इन्वर्जन सेंटर है. पहली बात, S2 अपने आप में क्या है, इन्वर्जन सेंटर. इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं. S3 अगर आपको निकालना है, S4 निकालना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल की वैल्यू रखनी पड़ेगी. S2 में आपको थीटा आपको 180 रखना पड़ेगा. तो इसके लिए भी यहाँ पे एक ट्रिक है.
ये तो हमने मैथमेटिकल देख लिया कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर इन जनरल एग्जाम में हमारे पास आ जाता है और एग्जाम में हमको इन शॉर्ट इन अ वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में हमें हमको आंसर वहां पे करना होता है, तो ट्रिक देखते हैं कि कैसे हम इसका करेक्टर लिखेंगे। ट्रिक करेक्ट टू राइट करेक्टर ऑफ इम्प्रॉपर एक्स ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्स ऑफ रोटेशन के करेक्टर को लिखने के लिए क्या ट्रिक होती है? सो द ट्रिक इज करेक्टर ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस इज इक्वल टू n-5। इसकी ये ट्रिक होती है। n-5 कर दिया जाएगा तो आ जाएगा, और ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ वैलिड जो रहती है वो S2, S3 एंड S4 पे, वैलिड ओनली फॉर S2, S3 एंड S4, सिर्फ इन्हीं पे वैलिड होती है। क्या होती है ट्रिक? जैसे कि यहां पे मैं लिख लेता हूं करेक्टर SN Z, यहां पर हम लिख लेते हैं जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, ये मैं करेक्टर लिखता हूं यहां पर SN, आई मीन टू से इम्प्रॉपर एक्सिस, और यहां पे हम लिख रहे हैं करेक्टर, जो भी करेक्टर निकल के आएगा। तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग S2, S3, S4, अलग अलग आप इम्प्रॉपर एक्सिस का यूज कर रहे हो, तो S2 बेसिकली अपने आप में क्या होता है? इन्वर्जन सेंटर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको S2 का करेक्टर लिखना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n-5, बिकॉज करेक्टर इज इक्वल टू क्या है? इन जनरल n-5 है। तो अगर मुझे S2 निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट S2, तो S2 कितना हो जाएगा? 2 - 5, इट विल बिकम -3। सो S2 का करेक्टर -3 होता है। अगर आपको करेक्टर कैलकुलेट करना है S3 का, तो 3 - 5, इट विल बिकम -2, तो करेक्टर कितना होगा? -2। अगर आपको करेक्टर निकालना है 4 का, S4 का, तो 4 - 5, इट विल बिकम -1, तो इसका करेक्टर कितना आएगा? -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस ट्रिक की हेल्प से करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। जो प्रॉपर एक्सिस हमने पढ़ा था उसके लिए फॉर्मूला क्या था? n-3 था, उसके लिए n-3 होता है, जबकि इम्प्रॉपर एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? n-5 बन जाता है। तो इन ट्रिक की हेल्प से आप एग्जाम में इन अ वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन कैलकुलेट अ कैरेक्टर। आप किसी भी सिमेट्री एलिमेंट्स का कैरेक्टर बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट कर पाओगे। उसका जो डेरिवेशन पार्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपके एकेडमिक एमएससी वाले बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, बाकी कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो बस ये ट्रिक ही काफी है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि अभी हमने कहा कि S2 अपने आप में क्या है? इन्वर्जन सेंटर है। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा चुका हूं, मॉडल के हेल्प से समझाया था, एक एग्जांपल लिया था मॉडल के हेल्प से, बट मैथमेटिकली भी एक बार देख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कि हम कैसे प्रूव करेंगे S2 एंड परपेंडिकुलर प्लेन, यानी कि रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन इज अ इन्वर्जन सेंटर। सो अगर मैं C2 ले रहा हूं और C2 पे मैं सिग्मा H लगा रहा हूं, यानी कि C2 इंटू सिग्मा H अगर आप कर रहे हो, तो सिग्मा H बेसिकली क्या है? सिग्मा H बेसिकली मतलब आई मीन टू से परपेंडिकुलर प्लेन रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन बेसिकली परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। सो अगर मैं C2Z ले लूं, इसका सॉल्यूशन हम ले रहे हैं कि हमको प्रूव करना है C2 इंटू सिग्मा H इज अ इन्वर्जन सेंटर। सो C2 मुझे कहां लेना पड़ेगा? Z एक्सिस के अलाउंग लेना पड़ेगा। अगर Z एक्सिस के अलाउंग में लेता हूं, आप कोई भी एक्सिस के अलाउंग ले सकते हो, तो सिग्मा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहा होगा वो क्या रहा होगा? XY रहा होगा, ऑब्वियस XY रहा होगा, क्योंकि Z एक्सिस के XY क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो C2 की मैट्रिक्स क्या होती है? C2Z जो मैट्रिक्स होती है दैट वाज -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, क्योंकि जब आप Z एक्सिस के अलाउंग रोटेशन लगाओगे तो Z एक्सिस तो अपनी जगह पे रहेगा, बट X और Y वहां से मूव करेंगे, X इधर और Y इधर हो जाएगा, तो X और Y पे क्या आ गया? नेगेटिव साइन। सिग्मा XY की मैट्रिक्स देखो, सिग्मा XY में X और Y अपनी जगह पे रहेंगे, बट Z विल बी नेगेटिव, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। सो आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा के रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। आप जैसे ही रो इनटू कॉलम करोगे तो पूरा रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 इंटू 0 0 इंटू 0 हो जाएगा, खत्म। फिर -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, फिर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा 0, पूरा रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला रो इन तीनों कॉलम से, फिर नीचे वाला रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सो 0 1 0 -1
-1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0, और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से पूरा 0, यानी कि यहाँ पे तो 0 ही आएगा। अब ये वाला कॉलम, ये वाली रो इस वाले कॉलम से, तो 0 0 0, -1 × 1 -1, 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही है, यानी कि -1। अब ये वाला रो इस रो से करो तो 0 × 0 0, -1 × 0 0, 0 1 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। ये वाला रो फिर इन तीनों कॉलम से, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 1 0 0, 0 आ गया। ये वाला रो इस कॉलम से, तो 0 × 0 0, फिर 0 1 0 1 0 0, 0। ये रो इस कॉलम से 0 1 0 0 0 0 0 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा। ये जो मैट्रिक्स आपके पास निकल कर आई है, यही तो मैट्रिक्स इन्वर्जन सेंटर की होती है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। सो दैट अगर आप C2 को रोटेशन को परपेंडिकुलर प्लेन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, वो इन्वर्जन सेंटर के इक्वल आएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हो गया कि मैथमेटिकल फॉर्मूले की बेसिस पे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो कि कैसे एक रोटेशन और फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हमेशा इन्वर्जन सेंटर आता है। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का पार्ट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कंप्लीटली खत्म होता है। सो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी रिप्रेजेंटेशन पे होगी, दैट इज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से डिनोट किए जाते हैं, कैसे उसको निकाला जाता है। तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।